अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, गरीबों की सेवा करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप उनमें से एक भी न बने। हमारे समाज में जितने ज़्यादा आप कामयाब होंगे, आपको उतना ही ज़्यादा कर चुकाना पड़ता है। यही कर स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, जन कल्याण, मेडिकेयर, सेना के खर्चों के अलावा हमारे समाज के हर महत्वपूर्ण काम में मदद करता है। इसीलिए आपको तो धनी होने पर गर्व होना चाहिए। अच्छी कमाई के कारण आप कई लोगों के लिए उल्लेखनीय योगदान देते हैं। आप अपने लिए अच्छा काम करके दूसरों का भी भला कर देते हैं। चलिए पहले मैं आपकी तारीफ कर देता हूँ। आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आप ईमानदार, सलीकेदार, सच्चे और मेहनती हैं। दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार विनम्रता, सम्मान और गर्मजोशी से भरा होता है। आप अपने परिवार, दोस्तों और कंपनी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। आप में दमखम आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का एहसास है। आप ज्ञानवान, बुद्धिमान और अनुभवी हैं। आप न केवल अपने परिजनों बल्कि पूरे समाज के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। आपका जन्म एक खास जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए हुआ है और आपको एक महान काम को पूरा करना है। हर लिहाज से आप एक बेहतरीन व्यक्ति हैं। अगर आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएं कि आपका खुश और कामयाब होना तय है और जो भी बाधाएं या रुकावटें आ रही हैं वो आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए ज़रूरी अनुभव दिलाने के लिए ही आ रही हैं, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अधिकांश वक्त आप सकारात्मक और आशावान बने रहेंगे। अपने लिए आप बड़े लक्ष्य रखेंगे और किसी भी अस्थायी हार से जल्दी ही उभर सकेंगे। आखिरकार आपकी धारणाएं ही आपके लिए हकीकत बन जाएंगी। अपनी सोच बदलकर आप अपनी ज़िंदगी को बदल लेंगे। अपनी निजी सोच को बदलकर ऐसा सोचिए, बोलिए और काम कीजिए मानो आप पहले से ही वैसे इंसान बन गए हो जैसा आप चाहते थे। उस जिंदगी का आनंद उठाइए जैसा आप चाहते हैं और जिसके आप हकदार भी हैं। अगर आप अपने दिमाग में उज्जवल और खुशियां भरी उम्मीदों का चित्रण करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही माहौल भी तैयार कर लेंगे। अपने लिए संभव बात के लिए आपकी धारणाओं और उम्मीदों के आधार पर आप अपने बारे में जो सोचते हैं या महसूस करते हैं उसी से ये तय होता है कि आप क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। जब कभी भी आप अपने सोचने का स्तर ऊंचा उठाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के स्तर को भी बदल देते हैं और कई बार तो तत्काल। पूरे ब्रह्मांड में आपका केवल एक ही बात पर नियंत्रण है और वो है अपनी सोच पर। आप तय कर सकते हैं कि किसी परिस्थिति में आपको क्या सोचना है। आपके विचार और किसी घटना को लेकर आपकी समझ ही आपकी भावनाओं पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है। आपके विचार और आपकी भावनाएं ही आपके अगले कदम और उसके परिणामों को तय करती है। इस सब की शुरुआत आपकी सोच के साथ ही होती है। सकारात्मक विचार जीवन के स्तर को ऊंचा उठा देते हैं। वो आपको शक्ति देते हैं और आपको ज़्यादा ताकत और आत्मविश्वास का एहसास कराते हैं। सकारात्मक सोच महज एक उत्साह बढ़ाने वाला विचार नहीं है। इसके आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य, आपके उत्साह और आपके सृजनात्मक पर भी पर्याप्त और रचनात्मक प्रभाव होते हैं। आप जितने ज़्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे, जिंदगी के हर क्षेत्र में उतने ही ज़्यादा खुश होंगे। नकारात्मक सोच के परिणाम ठीक उल्टे होते हैं। वो आपको शक्तिहीन बना देती हैं। आप ज़्यादा कमज़ोर और आत्मविश्वास में कमी महसूस करने लगते हैं। जब कभी भी आप कोई नकारात्मक बात सोचते हैं या बोलते हैं तो आप अपनी शक्ति का एक अंश गंवा देते हैं। आपको गुस्सा आने लगता है और आप बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। आप हताश और दुखी महसूस करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद नकारात्मक सोच के कारण आप बीमार भी पड़ सकते हैं और अपने संबंधों में जहर भी घोल सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको मानसिक स्वास्थ्य और अच्छे परफॉर्मेंस की ओर ले जाती है। नकारात्मक सोच आपको मानसिक बीमारी और प्रभावहीनता की ओर ले जाती है। इसीलिए अगर आप एक विलक्षण जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य सकारात्मक भावनाओं को जगाने और नकारात्मक भावनाओं से निजात पाने का होना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं का सफाया बेहतर स्वास्थ्य, खुशी और निजी बेहतरी की दिशा में आपका सबसे महत्वपूर्ण इकलौता कदम साबित हो सकता है। हर बार जब कभी भी आप अपनी सोच और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हैं और खुद को सकारात्मक रखने के लिए अनुशासित कर लेते हैं तो आपकी भीतरी और बाहरी जिंदगी के स्तर में सुधार होता है। नकारात्मक भावनाओं के अभाव में आपका दिमाग अपना आप ही सकारात्मक भावनाओं से भर जाता है और इससे आपके भीतर खुशी और पूर्णता का एहसास उमड़ने लगता है। प्रतिस्थापन का नियम कहता है आपका दिमाग एक वक्त में एक ही विचार रख सकता है, सकारात्मक या फिर नकारात्मक। जब भी आप चाहें नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच के साथ बदल सकते हैं। आप इस नियम को उस वक्त जानबूझकर सकारात्मक सोच के साथ लागू कर सकते हैं जब आप किसी पर गुस्सा हो या नाखुश हो। आदत का नियम, लॉ ऑफ हैबिट कहता है जब आप किसी विचार या काम को
बार बार करते हैं तो यह आपकी नई आदत बन जाती है। आप जब बार बार सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। जल्दी ही ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है और आपके लिए इसी तरह से सोचना और काम करना आसान हो जाता है। इच्छा शक्ति और दोहराव के साथ आप सोचने और काम करने की एक आदत विकसित कर लेते हैं। इस नियम को लागू करके आप पूरी तरह से सकारात्मक इंसान बन जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ही बदल सकते हैं। अपने नकारात्मक विचारों को खत्म कर दें। आपने सभी नकारात्मक विचार बचपन में ही सीख लिए होते हैं और जो सीख लिया गया है उसे भुलाया भी जा सकता। कई बार तो बहुत ही जल्द आप किसी भी ऐसी आदत या कौशल को सीख सकते हैं जिससे आप ज़रूरी समझते हैं। खास तौर पर आप लोगों के बारे में, पैसों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सोचने के सकारात्मक तरीके खोज सकते हैं। अपने भीतर छिपी संभावनाओं और कामयाबी की राह में रुकावट डालने वाली बातों के बारे में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाएं केवल इसीलिए जिंदा रहती हैं क्योंकि हम ही उनको जिंदगी देकर बाद में जिंदा भी रखते हैं। लगातार खुद को नाराज करने वाली या नापसंद बातें करके हम उनको जिंदा रखते हैं। सौभाग्यवश आप भावनाओं के नियम को लागू करके इस स्थिति को बदल सकते हैं। ये नियम कहता है एक सशक्त भावना हमेशा एक कमजोर भावना पर हावी रहेगी और जिस किसी भी भावना पर आप ज़्यादा जोर देंगे वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप जिस किसी भावना पर जोर देंगे वो बढ़ती जाएगी और एक दिन उस क्षेत्र में आपकी सोच पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। अगर आप खुद को नाराज या दुखी कर देने वाले व्यक्ति या परिस्थिति पर मानसिक ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हैं और उसके बारे में सोचने तक से परहेज करने लगते हैं तो उस परिस्थिति या व्यक्ति से जुड़ी वो भावना आखिरकार दम तोड़ ही देगी। ठीक वैसे ही जैसे कि आग बिना ईंधन के अंततः बुझ ही जाती है। कामयाबी और प्रसन्नता के लिए सबसे जरूरी नियम है ऐसी किसी भी बात को लेकर विचलित होना या उसकी आलोचना करना ठीक नहीं है जिस पर आपका कोई भी नियंत्रण ना हो। किसी भी व्यक्ति की ऐसी बात के लिए आलोचना ना करें जिसे वो बदल ना सकता हो। एक विख्यात नियम के मुताबिक अगर कोई समाधान उपलब्ध ना हो तो समझ लीजिए कि कोई समस्या ही नहीं है। जीवन में दो काल होते हैं, भूतकाल और भविष्यकाल। उस लिहाज से वर्तमान बहुत ही संक्षिप्त यानी कि बहुत छोटा होता है, एक तेजी से गुजरता हुआ पल। आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप गुजरे हुए कल पर ध्यान दे सकते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, या फिर भविष्य पर जिस पर आपका कुछ तो नियंत्रण होता है। कई लोग अपनी भावनात्मक ऊर्जा का अधिकांश भाग गुजरे हुए वक्त की घटनाओं को लेकर विचलित या नाराज होने पर ही बर्बाद कर देते हैं। दुर्भाग्यवश ये ऊर्जा तो पूरी तरह से ही बेकार चली जाती है। बीते हुए वक्त की पूरे समय आलोचना करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात तो ये है कि भूतकाल को याद करने से पैदा हुई नकारात्मक भावनाएं आपको भविष्य में छिपी संभावनाओं को लेकर उत्साहित या आनंदित होने से भी वंचित कर देती हैं। आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी समस्याओं, परेशानियों, बाधाओं और असफलताओं की अनवरत कड़ी ही रहेगी। ये अनजानी और अनचाही नाकामियाँ और निराशाएँ तो विकास प्रक्रिया की सामान्य, प्राकृतिक और न टाली जा सकने वाली सच्चाई है। अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको एक फैसला लेना ही होगा और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा, फिर चाहे जो हो जाए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप उसी भूतकाल के गुलाम बने रहेंगे जिससे आप बदल नहीं सकते। आज ही फैसला करें, इसी वक्त से आप अपनी ज़िंदगी से काश अगर ऐसा हुआ होता तो को निकाल फेंकेंगे। घटनाओं के प्रति नज़रिया बदलें। ऑथर कहते हैं एक सुखी बचपन को तो कभी भी हासिल किया जा सकता है। उनके कहने का मतलब केवल इतना ही है कि आप किसी भी वक्त अपनी ज़िंदगी की नाखुश कर देने वाली घटनाओं को सकारात्मक नज़रिए से देख सकते हैं। आप प्रतिस्थापन के नियम का अभ्यास कर सकते हैं और उन नकारात्मक अनुभवों से भी कुछ हासिल कर सकते हैं। महज उन घटनाओं पर ही सोचते रहने के बजाय आप सोच सकते हैं कि उन घटनाओं ने आपको कैसे ज़्यादा बुद्धिमान और बेहतर बना दिया है। आप दरअसल गुजरे हुए वक्त में आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के शुक्रगुजार हो सकते हैं कि उन्होंने आपको आज कितना सशक्त बना दिया है और किसी भी परिस्थिति में ऐसा किसी अन्य तरीके से संभव नहीं था। बुद्ध और ईसा मसीह जैसे महान आध्यात्मिक गुरुओं ने किसी भी घटना से खुद को भावनात्मक रूप से अलग कर देने की बात कही है ताकि आप अपने मन की शांति और मानसिक शांति को बरकरार रखें। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स ने लिखा है कि किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए पहला कदम यही है कि आप उसे उसी रूप में स्वीकार करें। उन्होंने लोगों को ये कहने के लिए प्रोत्साहित किया कि जिसका कोई इलाज ना हो उसका सामना करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हर उस घटना या व्यक्ति से खुद को परे रखने की आदत डाल लें जो आपको नाराज या विचलित कर देती हो। उसे भावनात्मक ऊर्जा को हटा दीजिए ताकि आप अपने मन की शांति और मानसिक शांति को दोबारा हासिल कर सकें।
इस राह को अपनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि जो कुछ भी हो आप उसे स्वीकार कर लें, बल्कि ये तो आपको अपनी भावनाओं और दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी भी समस्या के वक्त आप खुद को दिमागी तौर पर शांत रखकर उससे समझदारी से सुलझाने के लिए तैयार कर लेते हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किसी भी समस्या को समझने और बेहतर तरीके से फैसले लेकर उससे सुलझाने के लिए तैयार करने लगते हैं। आप पर तब तक कोई भी अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता जब तक कि आप उनसे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते। उनके पास जरूर कोई ऐसी बात होती है जिससे वो आपको अभी दे सकते हैं या आपको उससे वंचित कर सकते हैं। जिस भी वक्त आप खुद को किसी भी व्यक्ति या वस्तु से भावनात्मक तौर पर अलग कर लेते हैं, उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। किसी भी बात से खुद को अलग कर लेने की इस शक्ति को आप अभ्यास के जरिए हासिल कर सकते हैं। यह आपको हर उस परिस्थिति पर नियंत्रण दिला देगा जिससे पहले आप विचलित या नाराज हो जाते थे। ऑस्पेनस्की के अनुसार नकारात्मक भावनाओं का तीसरा बड़ा कारण है छोटी सोच। ऐसा तब होता है जब आप अपने प्रति लोगों के व्यवहार को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो जाते हैं। अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि कोई आपको उतना सम्मान नहीं दे रहा है जितना कि आपके हिसाब से उसे आपको देना चाहिए, तो आप अपमान या गुस्से का एहसास करने लगते हैं और जवाबी हमला बोलना चाहते हैं। अगर लोगों का आपके प्रति व्यवहार रूखा है तो आप उनके व्यवहार को अपने व्यक्तित्व और चरित्र पर हमले की तरह लेते हैं। उनके रवैये और व्यवहार का ऐसा आंकलन आपको नाराज या हताश कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं या तो वो अपनी निजी पहचान और आत्मसम्मान की खातिर करते हैं या फिर दूसरे लोगों या परिस्थितियों के हाथों खत्म होने से बचने के लिए करते हैं। अगर आपकी निजी अवधारणा उतनी ऊंची नहीं है जितने की ये हो सकती है, तो आप दूसरे लोगों के कार्यों या फिर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर काफ़ी संवेदनशील होंगे। आप हर बात को इस तरह से अपने ऊपर ले लेंगे मानो उन्होंने जो कुछ किया या कहा वो जानबूझकर आपको ही निशाना बनाकर किया गया है, जबकि अधिकांश मामलों में बात कुछ और ही होती है। ये हकीकत है कि अधिकांश लोग खुद में या अपनी समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। लगभग 99% वक्त तो लोग अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। अपनी भावनात्मक ऊर्जा का बाकी का 1% वो आपके सहित बाकी दुनिया को देते हैं। ट्रैफिक में आपका रास्ता काटने वाला अपने ही विचारों में उलझा हुआ होता है। वो तो आपके अस्तित्व के बारे में जानता तक नहीं है। ऐसे में उसके किसी बेवकूफ़ी भरे काम के लिए आपका नाराज या विचलित होना बेवकूफ़ी ही होगा। अपनी राह खुद तय करें। ऑथर कहते हैं, अनुभव से मैंने एक नियम सीख लिया है कि किसी भी काम को करने या न करने से पहले कभी भी ये चिंता न करें कि लोग क्या कहेंगे। हकीकत तो ये है कि कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है। निश्चित रूप से मैं यहाँ पर असामाजिक काम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये देखना ही हैरत में डाल देता है कि लोग किस तरह से किसी रिश्ते, कारोबार या नई चुनौती, साहसिक अभियान या अन्य बातों को केवल इस डर से स्वीकार या अस्वीकार कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो ऐसे वैवाहिक रिश्तों को निभाते हैं जिससे वो पसंद नहीं करते हैं। वो ऐसी नौकरी से जुड़े रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, या फिर वो किसी कारोबार को केवल इसलिए ठुकरा देते हैं कि कोई शायद आपके इस कदम की आलोचना करेगा। सच्चाई ये है कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की आपसे ज़्यादा फिक्र और कोई नहीं करता है। ये जानकर ही योजना बनाएं। अब्राहम मास्लो ने लोगों के आत्मनिरीक्षण पर अपने अध्ययन में पाया कि वो 1 या 2% महिला या पुरुष जो पूरी तरह से सक्सेसफुल हैं, जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, सभी में एक खास गुण था। वो सभी अपने प्रति पूरी तरह से ईमानदार थे। उनका अपने कमजोरियों और ताकत के प्रति नज़रिया पूरी तरह से बिल्कुल साफ था। उन्होंने न कभी उम्मीद की और न ही कभी ख्याली पुलाव पकाए कि वो अपनी काबिलियत से बड़े कोई व्यक्ति हैं। खुद के बारे में यही स्वीकार करना ही उनकी निजी अवधारणा और आत्मसम्मान का आधार थी। सक्सेसफुल लोग जानते थे कि वो कौन थे और कौन नहीं। उन्होंने कभी ये महसूस नहीं किया कि कुछ भी करने के लिए उनको लगातार दूसरों की सहमति की ज़रूरत है। उन्होंने दूसरों की सलाह तो सुनी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसला खुद की सोच से ही लिया। दूसरे लोगों की संभावित सहमति या असहमति का उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप ही हैं जो अपने बारे में सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं और किसी भी दशा में सबसे ज़्यादा प्रभाव भी आप पर ही पड़ता है। सच्चाई तो यही है कि आप जो कुछ भी करते हैं या जिस किसी भी काम में नाकाम होते हैं, उस पर इसी चिंता का प्रभाव होता है। आप अपने सामाजिक जीवन में कई बातें इसलिए करते हैं ताकि आप उन लोगों का सम्मान हासिल कर सकें जिनका कि आप सम्मान करते हैं, या फिर अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए आप ऐसा करते हैं। सच तो ये है कि इस बात का निर्धारण कि आपके लिए किन लोगों का सम्मान पाना ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात से होता है कि आप अपने बारे में, घर और काम पर कैसा महसूस करते हैं। दूसरों से मिलने वाले
सम्मान का आपके अपने प्रति धारणा के साथ सीधा संबंध होता है, क्योंकि ये आपके निजी आदर्श और निजी छवि से जुड़ा होता है। जिंदगी के दौरान आपके महत्वपूर्ण फैसलों में से एक ये होता है कि आप तय करें कि वो कौन लोग हैं जिनसे सम्मान पाना आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप ये तय कर लेते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनसे आप सम्मान पाना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि वो आपको निरंतर सम्मान देते रहें, चाहे उनको आपकी हर कदम की जानकारी हो या ना हो। काफ़ी कम संसाधनों से शुरुआत कर कामयाब हुए लोगों को लेकर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जब ये लोग युवा थे तो लोगों की जीवनियों और आत्मकथाओं को खूब पढ़ा करते थे। मशहूर पुरुषों और महिलाओं के बारे में पढ़ते वक्त उन्होंने खुद को उन्हीं लोगों जैसे गुणों और चरित्र से परिपूर्ण होने की कल्पना की जिनके बारे में वो पढ़ रहे थे। जब वो खुद किशोर बने तो वो गुण और सदाचार उनकी सोच और उनकी पसंद नापसंद जिंदगी में फैसले लेने के तौर तरीकों का हिस्सा बन चुके थे। ये मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती तब हो जाता है जब ऐसे लोगों का मत भी आपको बेवजह चिंतित करने लगता है, जिनके सम्मान की आपके लिए कोई भी कीमत नहीं है। अगर आप आलोचना के साथ बड़े हुए हैं तो आप निश्चित ही ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहां आप ऐसे लोगों की सहमति हासिल करने की कोशिश करेंगे या उनकी असहमति से बचने का प्रयास करेंगे जिन लोगों को आप जानते ही नहीं या फिर जिनके बारे में आपको कोई भी फिक्र नहीं है। ऑस्बर्नस्की के अनुसार नकारात्मक भावनाओं के अलावा गुस्सा, अफसोस, शत्रुता, ईर्ष्या और हताशा की शुरुआत करने वाली चौथी बड़ी वजह है किसी को दोषी ठहराना। दोषारोपण के ही कारण गुस्से की शुरुआत होती है, जो सबसे नकारात्मक भावना है। इस दुनिया में गुस्से से ज़्यादा विनाशकारी कोई भी ताकत नहीं है। बेकाबू गुस्सा तो स्वास्थ्य, रिश्तेदार, परिवार, कारोबार और समाज तक को खत्म कर देता है और युद्धों, क्रांतियों और सामाजिक तनाव का भी मुख्य जनक है। गुस्से की प्राथमिक वजह तो बचपन में मिली आलोचना ही है। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की आलोचना की जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है मानो उस पर किसी ने हमला बोल दिया हो। वो बचाव करता है और असंतोष का इजहार भी करता है, क्योंकि किसी भी व्यवहार को बार बार दोहराने से वो आपकी आदत में शुमार हो जाती है। इसीलिए धीरे धीरे आप हर समस्या, नाकामी या हताशा की स्थिति में गुस्से के जरिए ही प्रतिक्रिया देने के आदी हो जाते हैं। अंततः बात एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है कि आप हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर गुस्से में रहने लग जाते हैं। गुस्सा होने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे को ऐसी बात होने या न होने के लिए दोषी ठहराना पड़ता है जिसे वो पसंद नहीं करता है या नहीं मानता है। कुछ लोग तो दूसरों को दोषी ठहराने में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनका वास्तविकता से नाता ही टूट जाता है। वो पूरी दुनिया को दोष देने वाले एक ही नज़रिए से देखने लग जाते हैं। जब कभी भी कोई समस्या होती है, निजी या आम, गुस्से में रहने वाला व्यक्ति अपना आप तय कर लेता है कि किसी को तो इसका दोष दिया जाना ही चाहिए। फिर वो अपना वक्त और भावनाएं कई लोगों पर दोष मढ़ने में ही झोंक देता है। दोषारोपण और गुस्से से ये अलगाव असंतोष और ईर्ष्या को जन्म देता है। बाद में ये उस व्यक्ति को ही पूरी तरह से सील कर देता है। जिम्मेदारी को स्वीकार करें। हर किस्म के गुस्से से निजात पाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है जिम्मेदारी को स्वीकार करना। जैसे ही आप किसी घटना की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेते हैं, गुस्से की हवा ही निकल जाती है। गुस्से से पनपने के लिए लगने वाली सारी ऊर्जा की आपूर्ति एकाएक बंद हो जाती है। जैसे ही आप कहते हैं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, गुस्से का बवाल ही शांत हो जाता है। प्रतिस्थापन के नियम और इस हकीकत के कारण कि दिमाग एक वक्त में केवल एक ही विचार रख सकता है, आप किसी भी बात की जिम्मेदारी को स्वीकार करने और उसी बात के लिए गुस्से को एक साथ नहीं रख सकते हैं। आपके सारे गुस्से की जड़ दोषारोपण की सोच ही जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेने के कारण खत्म हो जाती है। दुनिया को देखने का आपका नजरिया सकारात्मक और परोपकारी हो सकता है या फिर नकारात्मक या दुर्भावनापूर्ण हो सकता है। जब आप अपने लिए और अपने साथ होने वाली बातों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो आप सकारात्मक बन जाते हैं। आप दुनिया को परोपकारी नज़रों से देखने लगते हैं। आपका अपने और अपने भीतर छिपी संभावनाओं के प्रति नजरिया सकारात्मक हो जाता है। आप एक खुश और ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। इसके ठीक विपरीत जब आप दुनिया को नकारात्मक और दुर्भावना भरी नज़रों से देखते हैं तो आपको हर तरफ समस्याएं और अन्याय ही दिखाई देगा। आप केवल शोषण और बुराई को ही देख सकेंगे। आप संभावनाओं और उम्मीद के बजाय बाधाएं और बुराई ही देख सकेंगे। सबसे बुरी बात तो ये होगी कि आपका अधिकतम वक्त सारी समस्याओं के लिए दूसरों को और संस्था को दोष देने में ही बेकार चला जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे देश में कुछ लोगों का जीवन स्तर दूसरों से अच्छा है। ये तो मानव इतिहास में सभी समाजों के लिए सच कहा जा सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रतिभा, महत्वाकांक्षाओं और ख्वाहिशों के कारण भी हो सकता है। ये कुछ लोगों द्वारा ज़्यादा मेहनत, बेहतर शुरुआत, जन्मजात विलक्षण प्रतिभा या फिर किसी अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे वक्त में सही जगह पर होने के कारण भी हो सकता है। किसी भी स्थिति में जो लोग अच्छी स्थिति में हैं उन्हें
उन्हें किसी भी कारण से लोगों की खराब स्थिति में होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसी तरह स्वस्थ लोगों को दूसरे लोगों के अस्वस्थ होने के लिए दोष नहीं देना चाहिए। नाकाम और अप्रसन्न लोगों के लिए उन लोगों को कतई दोष नहीं देना चाहिए जो कि कामयाब और संतुष्ट हैं। अगर दूसरे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों को दोष नहीं दिया जाना चाहिए जो अपने और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। असफलता का कारण कामयाबी नहीं है। आपसी संबंधों का परिणाम से कोई लेने देना नहीं होता है। दोनों ही स्थितियों के एक साथ होने का मतलब ये नहीं होता है कि एक का कारण दूसरी घटना है। इस आम हकीकत को ईमानदारी के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर आपको एक ताकतवर और हमेशा के लिए निश्चित कर देने वाला अनुभव चाहिए तो हर उस व्यक्ति को माफ़ कर दें जिसने किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया हो। अपने दिमाग में कैद दूसरे व्यक्ति को माफ़ी के जरिए आज़ाद करके आप खुद भी आज़ाद हो सकेंगे। यही वजह है कि अधिकांश धर्मों में क्षमा को ही मानसिक शांति और धरती पर स्वर्ग जैसे आनंद की ओर पहला कदम बताया गया। जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके मन में दुनिया में किसी के लिए भी कोई गुस्सा न हो। कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह से सकारात्मक, आशावादी और उल्लासित ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अपने प्रति धारणा और उत्साह का स्तर बहुत ऊंचा है और जिसके आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं है। एक ऐसे गर्मजोश, दोस्ताना, चाहने लायक इंसान के तौर पर आप अपनी कल्पना कीजिए जो सुकून और आत्म शांति से भरपूर हो। ये सब तभी संभव है जब लोगों को माफ़ करना आपकी आदत बन जाती है। इसके विपरीत किसी को माफ़ न करने से इनकार या उसमें नाकामी दरअसल नकारात्मक गुस्सा, तनाव, बेचैनी, मानसिक और शारीरिक बीमारी की जड़ है और सबसे ज़्यादा अप्रसन्नता भी देती है। किसी को माफ़ नहीं करके आप खुद को कैद सा कर लेते हैं। माफ़ी आपको एकाएक आज़ाद भी कर देती है और हमेशा ही विकल्प आपको ही चुनना होता है। इसका दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कुछ लोग दूसरों को केवल इसलिए माफ़ नहीं करते क्योंकि इससे लेकर उनके मन में एक गलत फहमी होती है। उन्हें लगता है कि माफ़ करके एक तरह से वो उस व्यक्ति के उस व्यवहार को न चाहकर भी मान्यता दे रहे हैं जो उनकी नाराज़गी का मुख्य कारण है। वो सोचते हैं कि अगर वो उस व्यक्ति को माफ़ कर रहे हैं तो एक तरह से वो उससे समर्थन ही दे रहे हैं। वो तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि वो अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर उस व्यक्ति को बिना कुछ किए छोड़ रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जेल एक इंसान नहीं बना सकता। कैदी और जेलर दोनों को ही तो जेल में रहना पड़ता। जब आप एक को कैद से आज़ाद करते हैं तो आप भी तो उससे बाहर आ जाते हैं। आपको अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर न तो ध्यान देने की ज़रूरत है और न ही उस व्यक्ति को पसंद करने की ज़रूरत। आपको तो केवल उसको माफ़ कर देना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी की ओर दोबारा लौट सकें। इस लिहाज से माफ़ कर देना तो एक बहुत ही स्वार्थी काम है। इसका दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसका वास्ता तो आपके मानसिक संतुलन और मन की शांति से है। जब आप दूसरे व्यक्ति को लेकर नाराज़ होते हैं और जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं तो एक तरह से आप अपनी भावनाओं का कंट्रोल उसके हाथों में दे देते हैं। आप उसको काफ़ी दूर से भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने का मौका दे देते हैं। किसी को माफ़ नहीं करके आप उसे अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का मौका दे देते हैं। ठीक ऐसे मानो वो आपके सामने है और वही घटना बार बार दोहराई जा रही है। शुरुआत में आपके लिए किसी को माफ़ करना मुश्किल हो सकता है। ये शब्द आपके लिए कड़े हो सकते हैं। कई लोगों ने अपने वयस्क के जीवन का पूरा हिस्सा शिकायत करते हुए ही बिताया होता है। उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने अपने माता पिता या अपने नाकाम विवाह की बात करना बंद कर दिया तो उनके पास बताने के लिए या कहने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए। जब आप दूसरों को माफ़ करके जाने देते हैं तो आप ज़्यादा तनाव रहित और प्रसन्न महसूस करते हैं। गुस्से और असंतोष के भाव जैसे ही आपके दिमाग से दूर हो जाएंगे वहाँ सकारात्मक विचार घर करने लगेंगे। आपके पास अब ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। आप ज़्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा महसूस करेंगे। आपका पूरा भविष्य दमकते सूर्य की तरह होगा। अगर आप अपनी सोच और उसके सहारे अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको 4 तरह के लोगों को माफ़ करना ही होगा। सबसे पहले अपने माता पिता को, चाहे वो जीवित हो या मृत। आपको अपने लालन पालन में उनके द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए उनको माफ़ कर देना चाहिए। कम से कम आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने आपको ज़िंदगी दी, वही आपको यहाँ तक लाए। अगर आप जिंदा रहने पर खुश हैं तो आप बाकी की सभी बातों के लिए उनको माफ़ कर सकते हैं। उनके बारे में आज के बाद कभी भी शिकायत मत कीजिएगा। अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम किया है और आपको अभी भी उसका बुरा लगता है तो आप उस व्यक्ति के पास जाकर या उससे खत लेकर उससे माफ़ी मांग सकते हैं। उससे बताएं कि आपने जो भी कहा या जो भी किया उसका आपको बहुत ज़्यादा अफसोस है। उसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक हो या नकारात्मक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल पश्चाताप व्यक्त करने और माफ़ी मांगने से ही आप आज़ाद हो जाएंगे। बड़े बड़े सपने देखो। जैसे सपने आप देखेंगे वैसे ही आप बनेंगे। आपका दृष्टिकोण ही आपको आपके लक्ष्य की उम्मीद दिखाता है। आपका दिमाग आपका
सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है। आपके विचारों में इतनी ताकत है कि वो आपको स्वस्थ या बीमार, धनी या गरीब, लोकप्रिय या फिर बदनाम कर दें। आपका दिमाग एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जिससे कोई भी दिशा देकर चमत्कारिक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं या फिर अफरा तफरी और तबाही फैलाई जा सकती है। आपकी ज़िंदगी का मुख्य मकसद अपने इस ताकत को निखार कर बुद्धिमानी से ऐसी दिशा देने का होना चाहिए कि आप योजनाबद्ध तरीके से हर उस चीज़ को हासिल कर लें जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपकी सोच बदलकर आपको ऐसा बनाना है कि फिर कोई आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से रोक न सके। आपको खुद को मनोवैज्ञानिक स्तर पर इतना ज़्यादा विकसित करना है कि आप प्रकृति की अपराजय ताकत की तरह बन जाएं। आप उड़ने वाले किसी ज्वार या पूरी धरती को हिला देने वाले जोरदार तूफान की तरह हो जाएंगे। आपका उद्देश्य आत्मविश्वासी, साहसी, मजबूत और ऐसा संकल्पवान बनने का है जो किसी भी लक्ष्य को कायम करने की बात जानता है कि उसे पाने के लिए जो भी सीखना या करना जरूरी होगा आप कर लेंगे। आप इतनी मेहनती और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बन जाएंगे कि कोई भी आपको अपने लक्ष्य को पाने की राह में न तो रोक सकता है और न ही आपको विचलित कर सकता है। आपको रोक पाना वाकई किसी के बस की बात नहीं होगी। खुद को कामयाबी की राह पर ढालने के लिए आप सबसे पहले बड़े बड़े सपने देखना शुरू करें, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज़ को बनाने की शुरुआत सबसे पहले विचार से ही होती है। इसीलिए आप जितने बड़े सपने देखेंगे उतने ही बड़े लक्ष्यों को हासिल करेंगे। हर कामयाब पुरुष और महिला सपने देखते हैं और अच्छा परफॉर्म करने वाले सभी लोगों को वैसे भी नीले आसमान की सोच वाले कहा जाता है। जब वो अपनी संभावनाओं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग के दरवाज़ों को पूरी तरह से खुला छोड़ देते हैं। वो भविष्य में कुछ भी बनने या किसी भी काम को करने के लिए खुले असीमित नीले आसमान को ही अपनी सीमा मानते हैं। कामयाब लोग अपनी सोच में भविष्य में जाकर लौट आने की प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। वो खुद को कुछ वर्षों बाद की स्थिति में ले जाते हैं और फिर कल्पना करते हैं कि अगर उन्होंने सारे लक्ष्यों को हासिल कर लिया तो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। फिर वो भविष्य की बेहतर दिमागी स्थिति से वर्तमान की ओर देखते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति ऊंचे पहाड़ से नीचे अपने वर्तमान काल की घाटी को देख रहा हो। फिर वो उस रास्ते की ओर देखते हैं जो उनको भविष्य के उस मुकाम तक ले जाएगा जहां वो जाना चाहते हैं। अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस के अनुसार आप जो कुछ भी अपने भीतर देख सकते हैं अंततः बाहर भी वैसा ही महसूस करेंगे। इसीलिए आपको अपने सपनों को जितना संभव हो स्पष्टता और विस्तार के साथ देखना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्रबलता के साथ महसूस कीजिए और अपने भीतर वैसा ही एहसास जगाइए जैसा कि उस लक्ष्य को हासिल करने पर होने वाला हो। अपने लक्ष्य के चित्र को मनोपटल पर बार बार लगातार दिन में जितनी बार संभव हो देखें, मानो आपने वाकई उसे हासिल कर लिया हो। हर रात को नींद आ जाने तक आप अपने लक्ष्यों का जब तक संभव हो मानसिक चित्रण कीजिए। भविष्य का आदर्श चित्रण करें। बड़े सपने देखने का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि आप अपने भविष्य का आदर्श चित्रण करें। आप क्या बन सकते हैं, ये सोचने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप भविष्य के लिए बड़े सपने देख सकते हैं और ये कल्पना कर सकते हैं कि आप जो भी लक्ष्य अपने दिमाग में तय करेंगे उसको कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। खुद को वर्तमान से बाहर निकालकर अपने दिमाग को सपने देखने के लिए खुला छोड़ दो। एक पल के लिए सोचिए कि आपके पास वक्त और धन की कोई कमी नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप जो कुछ भी बनने का सपना देखते हैं उसके लिए जरूरी तमाम संपर्क सूत्र आपके पास हैं, सभी संसाधन और मौके हैं, पूरी शिक्षा और ज्ञान है, सभी कौशल और अनुभव भी आपके पास है। आप कौन सा सपना देखने का साहस रखते हैं? आपसे एक बड़ा सवाल, अगर आपको लगता है कि आप नाकाम नहीं होंगे तो आपका सबसे बड़ा सपना क्या होगा? अगर इस बात की गारंटी हो कि आप किसी भी एक लक्ष्य, छोटा हो या बड़ा, लंबी हो या छोटी अवधि का, को हासिल करने में नाकाम नहीं हो सकते तो क्या होगा? अगर कोई अरबपति आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद के लिए चेक देने का प्रस्ताव दे तो वो कौन सा लक्ष्य होगा जो आप चुनेंगे? अपने भविष्य पर काम करना शुरू कर दें। ऑथर कहते हैं, आप अपने आदर्श भविष्य के निर्माण की शुरुआत अपने सपनों की सूची बनाकर करते हैं। आप हर उस बात को लिख देते हैं जो आप करना या बढ़ना चाहते हैं। इस तरह मानो कि आपकी राह में कोई बाधा ही नहीं है। आप अपनी सूची इस तरह से बनाते हैं मानो आपको सफलता का पूरा विश्वास है। उसके बाद आप अपनी सूची को संशोधित कर सकते हैं, कदम दर कदम अपनी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने के लिए योजना बनाने की आपकी काबिलियत ही कामयाबी के लिए मुख्य कौशल है। इस मुख्य कौशल के सहारे आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने लक्ष्यों को कागज़ पर उतारना इस दिशा में आपका अगला कदम है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करें। किसी भी लक्ष्य को तय करने और उसे हासिल करने के लिए 7 कदमों का रास्ता है जिसे आप किसी भी परिस्थिति में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 7 कदम एक ऐसे कामयाब फॉर्मूले की तरह है जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं।
पहला कदम तय करें कि निश्चित तौर पर आप क्या चाहते हैं। एक वास्तविक लक्ष्य स्पष्ट, तय, मापा जा सकने वाला और तय समय सीमा वाला होता है। एक असंभव लक्ष्य, एक ख्वाहिश या उम्मीद काफ़ी उलझा हुआ और अस्पष्ट होता है। यह एक किस्म की कपोल कल्पना होती है जो हवा में तैरती रहती है। जिन लोगों के लक्ष्य साफ और तय होते हैं वो ये जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। निश्चित ही उन लोगों से वो अलग होते हैं जो कि बस कुछ अच्छा होने की उम्मीद में जिए जा रहे हैं। वयस्क होने के बाद ये तय करने की काबिलियत कि निश्चित तौर पर आपको क्या चाहिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। जिंदगी में लोगों के नाकाम हो जाने का एक बड़ा कारण ये है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त ऐसे कामों को दे देते हैं जिनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है या फिर बहुत ही कम होती है। उनके इतना वक्त बर्बाद करने का कारण है कि उनको पता ही नहीं है कि वाकई में उनको करना क्या है। एक बार आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाएं तो आपके टाइम मैनेजमेंट की काबिलियत चमत्कारिक तौर पर बढ़ जाती है। जब एक बार आप केवल ऐसे ही काम करने के आदी हो जाते हैं जो कि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एकाएक नई जान से आ जाएगी। आपके परिणामों में सुधार दिखेगा। आप जल्द ही पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी के हर पल, हर घंटे जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए किसी न किसी तरह से मददगार साबित हो रहा है। आपके पास ऐसी बातों के लिए कोई वक्त नहीं बचेगा जो कि लक्ष्य को हासिल करने में आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं करती है। दूसरा कदम, अपने लक्ष्यों को लिख लें। एक कागज़ पर अपने लक्ष्य लिख लीजिए। आपके दिमाग और हाथों के बीच बात होती है। जब आप कलम और कागज़ लेकर अपने लक्ष्यों को लिख डालते हैं तो आप उम्मीदों, आकर्षण, संवाद के नियमों को एक साथ जीवंत कर देते हैं। आप अपनी धारणाओं को मजबूत करके अपने इस यकीन को और दृढ़ कर लेते हैं कि आप अपने द्वारा स्थापित लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। लक्ष्यों को केवल लिख डालने से आपको उन पर नियंत्रण और आत्मशक्ति का एहसास हो जाता है। लिखित लक्ष्य उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी हर बात को करने के आपके संकल्प को और दृढ़ बना देता है। तीसरा कदम है कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। वो कीमत तय कीजिए जो कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुका सकते हैं। उन सभी बातों की सूची बनाइए जो आपको लक्ष्य को हासिल करने के लिए करना पड़ेगा। क्या आपको हर दिन की शुरुआत कुछ ज़्यादा ही जल्दी करनी पड़ेगी? क्या आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्या आपको कुछ ज़्यादा देर तक काम पर रुकना पड़ेगा? इससे लिख लीजिए, क्या आपको अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना पड़ेगा और अतिरिक्त कोर्स करना पड़ेगा? फिर से इससे लिख लीजिए, क्या आपको हर संभव हासिल लक्ष्य की खातिर नौकरी, काम, कैरियर सब कुछ बदलना पड़ेगा? सब कुछ लिख लीजिए। कारण और परिणाम का नियम एक सार्वभौमिक नियम है। उस हर बात के लिए जो आप चाहते हैं आपको कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ये कीमत पूरी और पहले ही चुकानी पड़ती है। बुआई और कटाई का नियम दरअसल कटाई और बुआई का नियम नहीं है। आपको निकालने से पहले कुछ न कुछ तो बोना ही पड़ेगा। आपको कुछ पाने से पहले कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। आपको लाभ पाने से पहले उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आपके लक्ष्य को हासिल करने की तड़प का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि आप उसके लिए कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, कितनी दूरी तय करने को तैयार हैं और जो भी ज़रूरी हो बलिदान देने को तैयार हैं या नहीं। कई लोग अपनी ही कामयाबी के प्लान को ये फैसला करके चौपट कर देते हैं कि वो तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए तो तैयार हैं लेकिन पूरी कीमत चुकाने के लिए नहीं। ये ठीक पोकर के उस गेम जैसा है जहाँ आप जीतना तो चाहते हैं लेकिन सामने वाले द्वारा दांव पर लगाए गए आखिरी रकम की बराबरी नहीं करना चाहते हैं। आप पूरी बाजी को ही गवा देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पूरे समर्पण के अभाव में लोग अपने पूरे लक्ष्य को ही गवा बैठते हैं। चौथा कदम, विस्तृत योजना बनाएं। लिखित में योजना बनाएं। याद रखिए, लक्ष्य लेकर उन्हें हासिल करने की योजना बनाने की काबिलियत कामयाबी का मास्टर प्लान है। योजना की शुरुआत आपके द्वारा हर उस बात और काम की सूची तैयार करने से होती है जो आपकी राय में लक्ष्य हासिल करने के लिए ज़रूरी होगी। एक बार आपने सूची तैयार कर ली तो फिर आप उसमें वक्त के साथ और भी बातें जोड़ सकते हैं। पांचवा कदम है अपनी योजना पर काम करना शुरू करें। अपने लक्ष्य की दिशा में कोई कदम उठाओ। एक बार आपने लक्ष्य तय कर लिया, उसे लिख लिया, वो कीमत तय कर ली जो आप चुकाने के लिए तैयार हैं, एक योजना बना ली। अब आपको तत्काल कोई कदम उठाना चाहिए। भले ही आप एक फ़ोन करें या फिर थोड़ी सी जानकारी हासिल करें, निश्चित ही कुछ तो करिए। बाइबल में कहा गया है, कुछ नहीं करोगे तो विश्वास भी खत्म हो जाता है। विश्वास के दम पर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने की आपकी इच्छा में दम वाली कोई तो बात है। आपके कदम उठाते ही जैसे ही मानो पूरी दुनिया में अन्य सभी शक्तियाँ एकाएक जागृत हो जाती हैं। आप अपनी मदद के लिए आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। जब आप कोई कदम उठाते हैं तो आप खुद को और अन्य लोगों को बताते हैं कि आप वाकई अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं।
छठा कदम, हर दिन कुछ काम करें। हर दिन ऐसा कोई काम जरूर करें जो कि आपको आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर ले जाता हो। ये कामयाबी का एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि आप में ऊर्जा और उत्साह का संचार पैदा कर देता है। आपको अपने साहस, आत्मविश्वास और स्वप्रेरणा को बनाए रखने के लिए हर रोज़ कुछ न कुछ जरूर करना होगा जो कि आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने का एहसास कराता रहे। आपका काम खुद को एक ऐसे मुकाम पर ले जाना है जब आपको वास्तव में ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसा करने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि आप रुकने से इनकार कर दें। हर रोज़ कुछ न कुछ जरूर करें। सातवां कदम, कभी हार ना मानें। पहले ही ये फैसला कर लें कि एक बार लक्ष्य की ओर चलना शुरू करने के बाद आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। आपको चाहे जितने भी झटके लग जाएं, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, तय कर लीजिए कि आप खुद का उत्साह बढ़ाते रहेंगे और तब तक प्रयास करेंगे जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। प्रयासों में जुटे रहने का संकल्प पहले ही कर लेने से किसी भी मुश्किल में आपको मनोवैज्ञानिक लाभ की स्थिति तो हासिल हो ही जाती है। जब परेशानी आएगी तो आप उससे बचने के प्रयास के बजाय उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी इच्छा और जुटे रहने की लगन ही आखिरकार आपकी कामयाबी को तय करेगी।